हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव मतलब यानी कि क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और फॉस्फोराइलेशन यानी कि एडीपी के ऊपर फॉस्फेट लगाया जाएगा और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एटीपी में। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर किसी जगह किसी चीज़ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उन इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके हम एडीपी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो स्टेप हैं, एक इलेक्ट्रॉन का निकलना और दूसरा एटीपी का बनना। जो इलेक्ट्रॉन जिस प्रोसेस से निकलेंगे उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल रहे हैं। प्लस जहां पर एटीपी बनेगी उसे हम लोग नाम देंगे एटीपी सिंथेज एंजाइम है, उसके थ्रू बनती है। तो आज के वीडियो का जो हमारा पूरा फोकस होगा वो हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और किस तरह से उनको रन करेंगे जिससे प्रोटॉन पंप होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईटीएस। हमारा पूरा फोकस आज जो है वो ईटीएस पर रहेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं और क्या क्या रोल है और कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता हुआ आगे ऑक्सीजन तक जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के इंट्रोडक्शन में, तो इट इज ए प्रोसेस इन विच एटीपी सिंथेसिस इज ड्राइवन बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम कॉल्ड ईटीएस। इसमें हम क्या करेंगे, एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन है, कुछ सॉल्युबल हैं और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड है। उसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उससे उसकी एनर्जी जो निकलती है उससे प्रोटॉन को पंप किया जाता है मैट्रिक्स से आईएमएस में, और उस जो प्रोटॉन पंप होंगे उनको वापस हम मैट्रिक्स में लेकर आएंगे जिससे हमें एटीपी बनती है। तो इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करा करके ईटीएस में मूव कराते हैं और हम एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहे हैं उसका सोर्स जो है वो क्या हो सकता है, तो जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, तो ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि NADH बनता है। इस NADH को हम माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर आ रहे थे सटल सिस्टम द्वारा। दो सटल सिस्टम थे, एक मैलेट एस्पार्टेट और दूसरा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम। वहीं जो TCA साइकिल होती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये हमारी रन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसमें हम जनरेट करा रहे थे NADH और FADH2। तो इनको हमने NAD प्लस को हमने इलेक्ट्रॉन दिया था तो ये NADH में कन्वर्ट हो गया था। वहीं FAD को हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन दिया था तो ये FADH2 में कन्वर्ट हो गया था। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो हमारा ग्लाइकोलिसिस से आ सकता है, TCA से आ सकता है, या फिर बीटा ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड का वहां से आ सकता है। तो ETS ऑक्सीडाइज्ड NADH एंड FADH2 एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो ETS है वो क्या करेगा, NADH और FADH के इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा और इनको ईटीएस में रन कराएगा, और फाइनली जब इनके द्वारा जो एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग एटीपी बनाने में यूज़ करेंगे। और ये जो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफिशियंट हो जाएंगे उसके बाद उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला विच लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड रिलीज एनर्जी इज यूज फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी प्लस पीआई टू जनरेट एटीपी। हमने डिस्कस कर लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये रियल इमेज दी गई है कि इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमें दिखेगा। लेकिन इसको हम और सिंपली करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी दो मेम्ब्रेन है। ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग क्रस्टी नाम देते हैं। तो ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर देखिए इस इमेज में देख पा रहे होंगे, तो ये इस तरह से ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है ना, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन ही क्या हो गई है, फोल्ड हो गई है। तो ये हमने यहाँ पर लीनियर बना लिया। तो ये हमारे आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई, और इनके आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस होता है इसे हम लोग इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है ये हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। एक पॉइंट और समझ लो कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये हाईली पोरस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। जैसे ऐसा माना जाता है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैं ये पहले प्रोकैरियोट्स थे, फिर इन्होंने यूकैरियोट्स सेल के साथ में कोलेबोरेशन कर लिया और ये यूकैरियोटिक सेल में आ गए, लेकिन अभी भी इनके अंदर प्रोकैरियोट्स के लक्षण पाए जाते हैं। तो इनका अपना खुद का डीएनए होगा जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा, और इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली परमेबल होती है जहाँ से मॉलिक्यूल आसानी से मूव करके ये आईएमएस स्पेस है वहां पर आ सकते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली इम्परमेबल होती है, यानी कि यहाँ से कोई भी क्रॉस करके जल्दी अंदर नहीं जा सकता है। तो ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर।
और जो हमारा ETS सिस्टम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें पाया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ETS इज आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। ETS जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसका एक नाम और है जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी चेन बोलते हैं। ETS इज ए वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ सेवरल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। देखिए, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब क्या होता है कि जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत सारे प्रोटीन जो होंगे वो इस मेम्ब्रेन को इस तरह से क्रॉस कर रहे होंगे। तो बहुत सारे प्रोटीन जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो एक जगह पर फिक्स रहेंगे, ये मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो एक जगह से इलेक्ट्रॉन को लेंगे और दूसरी जगह जाकर के किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। तो बहुत सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और दो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन को लेंगे और दूसरी जगह पर जाकर के इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन यूकैरियोट्स ETS इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जैसा अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि यूकैरियोट्स होते हैं उसमें ETS जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है। ठीक है, और जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ETS जो होता है वो उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। तो इन बैक्टीरिया ETS प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं ETS में कितने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और कितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। तो ETS कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको हम लोग कंपोनेंट 1, 2, 3 एंड 4 कहते हैं, और 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। एक हमारा यूबिक्यूनॉन है और दूसरा हमारा साइटोक्रोम C है। ये दोनों फ्रीली मूव करते हैं, एक जगह से इलेक्ट्रॉन को लेंगे और दूसरी जगह पर रिलीज कर देंगे। ठीक है, दिस सिस्टम कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH FADH2 टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो ये 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो मिलकर के क्या करते हैं कि NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेंगे और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दे देंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। Oxidation of NADH and FADH2 by ETS leads to establishment of electrochemical gradient। अब देखो होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट फर्स्ट से लेकर के 4 तक मूव करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये हमारा IMS है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन को लेंगे और पंप कर देंगे IMS में। इस तरह से ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं, वही इस लाइन में लिखा हुआ है। Oxidation of NADH and FADH2 by ETS leads to establishment of an electrochemical gradient। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन को पंप करा देंगे IMS में, जिससे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाएगा, यानी कि चार्ज का डिफरेंस भी होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका डिफरेंस भी होगा। तो ETS जो है वो 2 फंक्शन मेनली करता है। पहला, इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन करेगा फ्रॉम NADH और FADH2 से, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है IMS में वो भी बनाएगा। Phosphorylation of ADP with PI is catalyzed by ATP synthase to synthesized ATP by consuming an electrochemical gradient। जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के चारों ओर जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाया है प्रोटॉन को पंप करा करके, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना है इसको ATP सिंथेज एंजाइम है जिसका काम है ATP बनाना, ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल को ग्रेडियंट को यूज करेगा और ATP बनाएगा। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा पूरा फोकस जो है वो ETS पर रहेगा। चलिए बात करते हैं जो इसके 4 कंपोनेंट हैं ट्रांसमेम्ब्रेन, उनके बारे में। तो पहला कंपोनेंट है उसको हम लोग नाम देते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। सेकंड कंपोनेंट है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड कंपोनेंट है उसका नाम है यूबिक्यूनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होता है आपका यूबिक्यूनोन, UBQ। इसका क्या काम होता है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और NADH डिहाइड्रोजिनेज से इलेक्ट्रॉन लेगा और जो हमारा साइटोक्रोम C है उसको देगा। ठीक है, कंपोनेंट 3 तक मतलब पहुंचाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है हमारा कंपोनेंट 3 यूबिक्यूनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। उसके बीच में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर और है जिसका नाम है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C क्या करता है, जो कंपोनेंट 3 है उससे इलेक्ट्रॉन लेता है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यानी कंपोनेंट 4 को देता है। कुछ इस तरह समझ लो, ये हमारा कंपोनेंट फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जो यूबिक्यूनॉन है इसका काम है कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेना और थर्ड को दे देना,
और जो साइटोक्रोम सी है इसका काम है कि थर्ड से इलेक्ट्रॉन को लेना और कंपोनेंट फोर्थ को दे देना। तो इस तरह से ये 4 प्रोटीन हो गए और 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले NADH डिहाइड्रोजनेज की। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है KDA में, यहाँ पर कितनी सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है वो दिया गया है, और कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो लास्ट कॉलम में दिया गया है। तो NADH डिहाइड्रोजनेज जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 850 KDA यानी कि 850 KDA होता है। इसमें 45 सब यूनिट पाई जाती है, जिसमें 14 यूनिट जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में कंजर्व होती है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। इसके जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो FMN और FES यानी कि आयरन सल्फर, ये इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। वहीं दूसरा एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, या दूसरा कंपोनेंट कहें हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है। इसमें मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 140 KDA है, 4 सब यूनिट है, और इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो FAD और FES होता है। वहीं हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरेडक्टेज, इसका जो मास है वो 250 KDA है, 11 सब यूनिट है, और इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हीम और FES है। साइटोक्रोम सी जो है वो हमारा 13 KDA उसका डाल्टन है, ये सिंगल सब यूनिट है यानी कि मोनोमेरिक है, और इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो हीम है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यानी कि हमारा कंपोनेंट 4, इसका जो मास है वो 204 यानी कि 204 KDA है, 13 सब यूनिट, इसमें 3 से 4 कंजर्व होती हैं, और इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हीम, कॉपर A एंड CuB, ये इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। तो ये हमें एक एक करके हमें सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है। तो हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये जो अभी हमने डिस्कस किया वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, ये यूबिक्विनोन है, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो इस इमेज में नहीं दिखाया गया, वो हमारा मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट होता है यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो जो हमारा ये क्या नाम है यूबिक्विनोन होता है, ये साइटोक्रोम, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉम्प्लेक्स थर्ड को देगा। तो ये यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, ये साइटोक्रोम सी है, और यहाँ पर ये हमारा यूबिक्विनोन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। तो इन मैमल्स कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आल्सो कॉल्ड NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेडक्टेज, या फिर इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा। तो इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद आता है हमारा यूबिक्विनोन, जो इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन हमारा कौन लेता है, यूबिक्विनोन, ठीक है। और जो पहला कंपोनेंट है उसका नाम है NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेडक्टेज, यानी कि NADH से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका नाम, इसका हो रहा है रिडक्शन। इसीलिए इस कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया है NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेडक्टेज। NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और यूबिक्विनोन का रिडक्शन हो रहा होगा, इसी का अदर नाम भी है NADH डिहाइड्रोजनेज। ये ETS का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ETS, इसकी टोटल 45 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। आप बोले हम कि 45 इसकी सब यूनिट्स है। FMN containing flavoprotein and 8 FES center are prosthetic group oxidize NADH and transfer release electron to ubiquinone। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है इसमें FMN पाया जाता है, ये फ्लेवोप्रोटीन है, और उसके साथ में 8 FES सेंटर है। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था अभी पीछे वाली टेबल में, इसके पास में FMN है और FES है। तो 8 FES सेंटर है और एक FMN है। यहाँ पर जरा देखिए FMN और FES है। तो ये क्या करते हैं कि जो NADH है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यूबिक्विनोन के पास में। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो हमारा L शेप का स्ट्रक्चर होता है। जरा यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये कुछ इस तरह से L शेप बन रहा है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसका स्ट्रक्चर का शेप किस तरह से है, L शेप है। वन आर्म एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर एक्सटेंडेड इनटू द मैट्रिक्स। इसमें देखिए 2 आर्म है। ये टोटल जैसे मैंने बोला कि 14 सब यूनिट कंजर्व्ड होती हैं, तो 7 इधर पर हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो 7 सब यूनिट जो है वो हमारी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहती है, इनर मेम्ब्रेन में, और 7 जो सब यूनिट है वो मैट्रिक्स की तरफ निकली रहती हैं। तो टोटल 14 सब यूनिट हैं वो जो कंजर्व्ड हैं, उनके बारे में बात किया गया है यहाँ पर। कंजर्व्ड comparative studies of complex first in bacteria and other organisms shows that 7 polypeptide in the membrane arm
and 7 in the matrix arm are conserved and essential। जो 14 सब यूनिट हैं, 7 जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और 7 जो है मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट है। ये कंजर्व होती हैं, यानी कि बैक्टीरिया में भी हैं और यूकैरियोट्स में भी, और ये बहुत ही इसेंशियल होती हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो 2 कपल रिएक्शन कराता है। पहली रिएक्शन जब होगी, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होगी। 2 टर्म आते हैं, एक होता है एक्सर्गोनिक जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही हो, और एंडरगोनिक मतलब जहां पर एनर्जी हमें देनी हो रही हो। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे NADH से यूबी क्यूनॉन की तरफ, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका यूज करके जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है NADH डिहाइड्रोजनेस, या हम बोले यूबी क्यूनॉन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये क्या करेगा, मैट्रिक्स से प्रोटॉन को पंप करा देगा IM में, IMS यानी कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पंप करा देगा IMS में। तो 2 रिएक्शन है, पहली रिएक्शन में एक्सर्गोनिक है जिसमें एनर्जी निकल रही है, दूसरी रिएक्शन एंडरगोनिक है जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जो एनर्जी निकलेगी उसी को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट यूज करके प्रोटॉन को पंप करा देगा मैट्रिक्स से IMS में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं। 3 of 7 integral protein subunit of the membrane arm are related to sodium proton antiporter। देखो यहाँ पर टोटल 7 सब यूनिट हैं जो हमारे इंटीग्रल यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन है। इसमें से जो 3 सब यूनिट है NQO12, NQO13 और NQO14, ये आर्म होती हैं, ये रिलेटेड होती हैं सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर से, यानी कि ये प्रोटॉन को पंप कर देंगी कहाँ से, मैट्रिक्स से IMS में, एंड आर बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग 3 प्रोटॉन। और ये रिस्पॉन्सिबल हैं जो 4 टोटल NADH जो है वो 4 प्रोटॉन को पंप करता है मैट्रिक्स से IMS में। तो 3 प्रोटॉन को पंप करने के लिए NQO12, 13 और 14 रिस्पॉन्सिबल है, और एक प्रोटॉन जो बचता है उसके लिए 4th सब यूनिट जो है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जो क्यू बाइंडिंग साइट होती है, ये जो बाइंडिंग साइट है इसके पास वाली जो ये सब यूनिट है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है 4th प्रोटॉन को फ्रॉम मैट्रिक्स से IMS में पंप करने के लिए। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि टोटल जो 7 हैं उसमें से 3 मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है जैसे NQO12, 13, 14, ये इनके पास सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है 3 प्रोटॉन को पंप करने के लिए मैट्रिक्स से IMS में। वहीं पर जो चौथी सब यूनिट होती है जो क्यू बाइंडिंग साइट के पास में होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है चौथे प्रोटॉन की पंपिंग फ्रॉम मैट्रिक्स से IMS में। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि NADH से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको क्यूनॉन को दिया गया, तो ये QH2 में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि कुछ इनहिबिटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है नोट में। तो पहला हमारा है एमाइटल, ये एक बार्बिटूरेट ड्रग है। दूसरा है रोटिनॉन, ये एक प्लांट प्रोडक्ट होता है, कॉमनली इसको इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। तीसरा है हमारा पायरिसिडिन, ये एक एंटीबायोटिक है। ये क्या करते हैं, जो FES सेंटर से यूबिक्यूनॉन पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन NADH से निकाला गया और NADH जो है वो NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद FMN पे आएगा। FMN के बाद में फिर जो FES है यहाँ पर, ये 8 FES हैं, इनको दिया जाएगा और FES से यूबिक्यूनॉन पर जा रहा है। तो जो हमारा ये ड्रग जो हमने डिस्कस किए, ये इनहिबिट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम दी FES सेंटर टू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू यूबिक्यूनॉन। ये क्या करेंगे, जो ये FES सेंटर है यहाँ से यूबिक्यूनॉन पर जो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसको रोक देंगे। तो एमाइटल, रोटिनॉन, पायरिसिडिन एंड तुम्हारा जो तीन ही है, एमाइटल, रोटिनॉन और पायरिसिडिन, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक देते हैं फ्रॉम FES सेंटर टू यूबिक्यूनॉन। इस तरह से ये क्या करेंगे कि जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस जो चल रहा था उसको ये ब्लॉक करा देते हैं। अब जरा यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर नीचे टेक्स्ट में क्या दिया गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसका हमने नाम दिया NADH यूबिक्यूनॉन ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी बोलते हैं। ये ट्रांसफर करता है हाइड्राइड आयन फ्रॉम NADH टू FMN। यहाँ पर देखिए NADH से इलेक्ट्रॉन लिया गया और उसको एक्सेप्ट किया है FMN ने। 2 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए सीरीज ऑफ FES सेंटर टू द FES सेंटर N2। तो ये FES सेंटर है और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है इसको हम लोग नाम दे दिया FES सेंटर N2। तो कह रहे हैं कि एक NADH, एक NAD प्लस जो होता है, ये पॉइंट जरा आप ध्यान दीजिए, आप पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। एक NAD प्लस जो है वो एक हाइड्राइड आयन, यानी कि 2 प्रोटॉन
प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता था NaDH में, और जब हम इसको रिवर्स कराएंगे तो यानी कि 2 प्रोटॉन निकलेंगे, तो एक के बाद एक प्रोटॉन जो है वो मूव करते हुए जाते हैं यूबी क्यूनॉन के पास में। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि इस 2 electron pass through a series of FES center to the FES center N2 in the matrix arm of the complex. Electron transfer from N2 to ubiquinol on the membrane arm form QH2, quinol में convert हो गया ये, which diffuse in the lipid bilayer. The protons travel a path directed by सबयूनिट कन्फर्मेशन। जो प्रोटॉन को मूव करने का जो पाथ है वो ये सबयूनिट जो है इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। जैसे ही ये यूबिक्यूनॉन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यूबिक्यूनॉल में कन्वर्ट होगा, ये मेम्ब्रेन में मूव करके चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को जा करके दे देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को। चलिए, अब ये हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लिया, अब ये हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब जरा एक चीज समझ लो कि हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या क्या देखा। हमने कहा कि एक NaDH से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, जब वो इलेक्ट्रॉन ETS में मूव किए तो वहां से एनर्जी निकली, उस एनर्जी को यूज करके जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था उसने 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से IMS में पंप कर दिया और जो इलेक्ट्रॉन थे उनको रिसीव कर लिया हमारा यूबिक्यूनॉन ने, और यूबिक्यूनॉन जो है वो आगे मेम्ब्रेन में मूव कर गया है और वो इलेक्ट्रॉन जाकर के दे देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेकेंड की, यानी कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेकेंड भी बोलते हैं। ये पूरे ETS का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है। सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट यानी कि NaDH डिहाइड्रोजनेज, और सबसे छोटा कंपोनेंट है हमारा सेकेंड कंपोनेंट यानी कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कंटेन FAS एंड FES प्रोस्थेटिक ग्रुप। वहां पर जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में हमारे पास में FMN प्रोस्थेटिक ग्रुप और प्लस FES था, यहाँ पर हमारे पास FAD और FES प्रोस्थेटिक ग्रुप है। मेलोनेट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का। ओनली कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत याद रखने वाला है कि जब हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पढ़ा तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करके गए थे तो उन्होंने क्या किया था कि मैट्रिक्स से IMS में 4 प्रोटॉन को पंप कर दिया था, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सेकेंड से FADH2 से इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे जाते हैं तो यहाँ से कोई भी प्रोटॉन जो है वो IMS में पंप नहीं किया जाता है। ठीक है, एक इसके बाद एक पॉइंट और है, दिस कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली लिंक TCA टू ETS। अब देखो जब हम TCA साइकिल पढ़ रहे थे तो वहां पर फ्यूमरेट को कन्वर्ट किया जा रहा था सक्सिनेट में, सॉरी सक्सिनेट को कन्वर्ट किया जा रहा था फ्यूमरेट में, और इसको जो कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पर जो हमारा एंजाइम यूज हो रहा था उसका नाम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो TCA का जो पार्ट है वो डायरेक्टली लिंक होता है ETS से। ये चीज हमने जब TCA डिस्कस किया था तो वहां पर भी बताया था कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट समझ लीजिए कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है दोनों पाथवे में इन्वॉल्व हो रहा है, TCA में भी इन्वॉल्व हो रहा है और ETS में भी हो रहा है, और ये TCA साइकिल को लिंक कराता है किससे, ETS से। ठीक है, अब क्या हुआ कि FADH2 से इलेक्ट्रॉन जो निकले वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, यूबिक्यूनॉन के पास, यूबिक्यूनॉन से वो चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। चलिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड में कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके पास में टोटल 5 प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं और 4 डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट है। जो प्रोटीन सब यूनिट है उसको ABCD करके नाम दिया गया है, A, B, C और D, जिसमें 2 सब यूनिट जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन है। C और D सब यूनिट कैसी हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन है। तो सब यूनिट C एंड D आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अच्छा, इंटीग्रल बोले या ट्रांस मेम्ब्रेन बोले, दोनों एक ही चीज होता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ईच विथ 3 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स। जो ये दोनों सब यूनिट ट्रांस मेम्ब्रेन है इसके पास में एक सब यूनिट के पास में 3 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स प्रेजेंट है। दे कंटेन ए हीम ग्रुप, हीम B एंड ए बाइंडिंग साइट फॉर क्यूनॉन। तो जो ये सेकेंड कंपोनेंट है इसके पास में हीम B के लिए हीम ग्रुप है, हीम B है, और जो क्यूनॉन होता है उसकी बाइंडिंग के लिए एक साइट प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए क्यूनॉन बाइंड कर पा रहा है। तो उसके बाद में जो क्यूनॉन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स सेकेंड। जब क्या हुआ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ने सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन लिया और FADH2 बना, FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है वो यूबिक्यूनॉन को दे देगा। तो क्यूनॉन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स सेकेंड।
जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड के द्वारा जो रिएक्शन होती है उसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो हमारा यूबी क्यूनॉन होता है। सब यूनिट ए एंड बी एक्सटेंडेड इनटू द मैट्रिक्स, जो सब यूनिट सी और डी जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेनस है, और जो सब यूनिट ए और बी जो होती है वो हमारा मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। दे कंटेन 2 FES सेंटर, इसके पास में 3 FES सेंटर प्रेजेंट है जो FAD के साथ में बाइंड रहते हैं, और एक बाइंडिंग साइट है जो सबस्ट्रेट या सक्सिनेट बोले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, ये एंजाइम है, तो एंजाइम के लिए एक बाइंडिंग साइट भी होनी चाहिए। जो बाइंडिंग साइट है एंजाइम की वो सब यूनिट ए और बी पर प्रेजेंट होती है। कॉम्प्लेक्स थर्ड विल यूज द क्यूनॉल प्रोड्यूस्ड बाय सक्सिनेट ऑक्सीडेशन टू ड्राइव प्रोटॉन ट्रांसफर। देखिए, जब कॉम्प्लेक्स सेकेंड से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो यहाँ से कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं हुआ। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया यूबी क्यूनॉन ने, यूबी क्यूनॉन जो है वो यूबी क्यूनॉल में कन्वर्ट हो गया, और ये जाएगा आगे इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को। जो कॉम्प्लेक्स थर्ड जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो वो यहाँ से मूव होंगे, जब यहाँ से कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो ये प्रोटॉन को पंप कराएंगे IMS में। तो वही यहाँ पर लाइन दिया गया कि कॉम्प्लेक्स थर्ड विल यूज द यूबी क्यूनॉल प्रोड्यूस्ड बाय सक्सिनेट ऑक्सीडेशन टू ड्राइव प्रोटॉन ट्रांसफर। नोट में यहाँ पर पॉइंट दिया है, इसको भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। द हीम बी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेकेंड इज अपेरेंटली नॉट इन द डायरेक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड का जो हीम बी होता है ये डायरेक्टली पाथ में इन्वॉल्व नहीं होता है। इट सर्व इंस्टेड टू रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी विद विच इलेक्ट्रॉन लीक आउट ऑफ द सिस्टम। ये इस फ्रिक्वेंसी को रोकता है कि जो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं यूबी क्यूनॉल द्वारा ऐसा ना हो कि FADH2 से लीक होकर के सिस्टम में बाहर चले जाएं। तो हीम बी का क्या रोल है कि ये इलेक्ट्रॉन के लीक आउट को रोकता है। इसका कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में रोल नहीं है, लेकिन इसका मेन रोल ये है कि इलेक्ट्रॉन के जो लीक आउट है उसको रोकता है। बात करते हैं जो हमारा अब तक की दोनों से रिसीव कर रहा था इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकेंड से, उसको हमने बोला यूबी क्यूनॉन। इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या UQ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में COQ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यूबी क्यूनॉन अब आप देख रहे होंगे कि ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा था और मेम्ब्रेन में ही मूव कर रहा था। तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ये हमारी होती है हाइड्रोफोबिक। तो यानी कि जो हमारा यूबी क्यूनॉन है इसको भी कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया यूबी क्यूनॉन इज ए हाइड्रोफोबिक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट विद इन दी मेम्ब्रेन। ये हमारा हाइड्रोफोबिक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन में है। ये काम करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकेंड को जोड़ता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से। क्या किया इसने, फर्स्ट है, सेकेंड है और ये हमारा थर्ड है। ये है हमारा यूबी क्यूनॉन। ये क्या करेगा, फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन लेगा, सेकेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा और दे देगा किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकेंड को थर्ड से जोड़ने का काम कर रहा है हमारा कौन, यूबी क्यूनॉन। चलिए कॉम्प्लेक्स थर्ड को समझते हैं अब हम लोग। हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी कि यूबी क्यूनॉन को हमने अब तक डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड की। कॉम्प्लेक्स थर्ड को यूबी क्यूनॉन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहा होगा ये किसी का, तो यूबी क्यूनॉन का ऑक्सीडेशन करेगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है ये यूबी क्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, और जो कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा और साइटोक्रोम C का रिडक्शन होगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया है यूबी क्यूनॉन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसे हम लोग साइटोक्रोम BC1 भी बोलते हैं। इसका एक अदर नाम और है जिसे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और FES सेंटर एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसका जो B और C1 जो है इसको मिला करके बोल दिया गया, इसका एक और नाम, इसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो इसके पास में 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और FES। दिस एंजाइम कैटलाइज 2 कपल रिएक्शन। ये भी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की तरह 2 कपल रिएक्शन करता है। ये क्या करेगा, जब यूबी क्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन को लेकर के आगे साइटोक्रोम C को देगा तो ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी जहां पर एनर्जी निकलेगी। उसके बाद में क्या करेगा ये कि जो प्रोटॉन जब एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को यूज करके मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन को पंप कर देगा IMS में। तो 2 रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है। पहली है एक्सर्गोनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एंडरगोनिक ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू IMS।
नोट में एक पॉइंट दिया गया है, फ्लो ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूबिक्यूनॉन टू साइटोक्रोम सी बाय अ कॉम्प्लेक्स थर्ड ड्राइव ट्रांसपोर्ट ऑफ 4 प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू आईएमएस। जब कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी तक पहुंचाएगा यूबिक्यूनॉन से, तो ये क्या करेगा कि मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन को लेगा और आईएमएस में रिलीज कर देगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने भी 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से आईएमएस में रिलीज किया था, और कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो भी 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से आईएमएस में रिलीज कर रहा है। कॉम्प्लेक्स सेकंड ने कोई भी प्रोटॉन पंपिंग नहीं की थी। अब बात करते हैं हम साइटोक्रोम सी की। तो साइटोक्रोम सी जो है ये इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड से, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद देगा कॉम्प्लेक्स 4 को। तो साइटोक्रोम सी जो है ये हमारा आईएमएस में प्रेजेंट होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये डायग्राम है जैसे। तो ये हमारा यूबिक्यूनॉन जो है वो हाइड्रोफोबिक था, ये आईएमएस है, और यहाँ पर प्रेजेंट है कौन, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 को दे रहा है, और ये आईएमएस में प्रेजेंट है। तो आईएमएस जो है वो हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट होता है। साइटोक्रोम सी भी हमारा कैसा है, हाइड्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो अब जरा यहाँ पर देखिए पॉइंट में जो दिया गया है, साइटोक्रोम सी इज ए हाइड्रोफिलिक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट इन आईएमएस। कहाँ पर प्रेजेंट है, आईएमएस में, जो लिंक करता है कॉम्प्लेक्स 3 को कॉम्प्लेक्स 4 के साथ में। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा साइटोक्रोम सी से, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उसको इलेक्ट्रॉन को देता किसको है, फाइनल ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3 एंड कॉपर। तो यहाँ पर जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है उसके पास में 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, कॉपर है, साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम ए3 है। कॉम्प्लेक्स 4 कैटालाइज 2 कपल्ड रिएक्शन, जैसे कॉम्प्लेक्स सेकंड ने 2 कपल रिएक्शन किया, कॉम्प्लेक्स सेकंड ने, जैसे कॉम्प्लेक्स थर्ड ने 2 कपल रिएक्शन किया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने 2 कपल रिएक्शन की, वैसे कॉम्प्लेक्स 4 भी 2 कपल रिएक्शन करता है। पहले ही रिएक्शन है एक्सर्गोनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम सी टू ऑक्सीजन। जब ये साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीजन पर छोड़ेगा, ऑक्सीजन को देगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो मूव होने से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का यूज करके ये क्या करेगा, मैट्रिक्स से आईएमएस में 2 प्रोटॉन को पंप करा देगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने 4 प्रोटॉन को पंप कराया था, कॉम्प्लेक्स 3 ने 4 को कराया था, और जो हमारा ये है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये हमारा 2 प्रोटॉन को पंप कराता है मैट्रिक्स टू आईएमएस। तो एंडरगोनिक ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू आईएमएस, flow of 2 electron from cytochrome C to oxygen via complex 4 drive transport of 2 proton from matrix to IMS। कॉम्प्लेक्स 4 जो है, जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन की मूव करने से, उसको यूज करेगा और क्या करेगा कि मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन को आईएमएस में पंप करा देगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दिस कॉम्प्लेक्स बोवाइन हैज 13 सब यूनिट। इसकी टोटल कितनी सब यूनिट है, 13 सब यूनिट है। इन ईच आइडेंटिकल मोनोमर ऑफ इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर, और जो इसके डायमेरिक स्ट्रक्चर होती है उसकी मिलकर बनी हुई है। सब यूनिट 1 हैज 2 हीम ग्रुप, जो सब यूनिट 1 है उसके पास 2 हीम ग्रुप है, एक ए है और A3 है। नियर ए सिंगल कॉपर आयन, जो Cu2+ के पास पाई जाती है, जो यहाँ पर इमेज में नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। हीम A3 एंड Cub फॉर्म ए बाई न्यूक्लियर FeCu क्लस्टर, जो हीम 3 और Cub होता है वो बाई न्यूक्लियर क्लस्टर बनाता है। इस तरह से अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा इस कॉम्प्लेक्स 4 के द्वारा, तो ये कॉपर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ए के पास, ए के बाद चला जाएगा A3 पर। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस पूरे एटीएस में इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर थे वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले है हमारा FMN, FAD, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में प्रेजेंट था, और FAD जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड में था। ये दोनों जो है वो एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये FMN कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, FAD कॉम्प्लेक्स सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व होते हैं। FeS जो होता है ये हमारा फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, और आगे के जो कंपोनेंट है उनमें ही प्रेजेंट है। आयरन सल्फर सेंटर है, ये इन्वॉल्व होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में। बात करते हैं यूबिक्यूनॉन की, तो यूबिक्यूनॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉम्प्लेक्स को थर्ड को देता है। ये एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंचाएगा। तो एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1 आफ्टर 1 दस इन्वॉल्व इन 2 इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर रिएक्शन। ये यूबिक्विनोन जो है इसने थर्ड को दे दिया। थर्ड के बाद हमारा आता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी कंटेन हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप एज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। जैसा हीमोग्लोबिन में हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वैसा ही साइटोक्रोम सी के पास भी होता है। दे ऑलवेज इन्वॉल्व इन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसफर रिएक्शन। ये जो है साइटोक्रोम सी जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करता है। इसके बाद आता है हमारा कॉपर। कॉपर भी हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। ये रिएक्शन सिंगल इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। ट्रांसफर रिएक्शन ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ आयरन एंड कॉपर इन एटीएस। ठीक है, ये कॉपर जो है सीधे सीधे समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करता है। आयरन जो है वो हमारा दो स्टेज में पाया जाता है, Fe2+ होती है और Fe3+ ऑक्सीडाइज स्टेट होती है। कॉपर हमारा Cu+ और Cu2+ स्टेज में पाया जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम एक NADH को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से 4 प्रोटॉन पंप किए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेकंड से कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4 प्रोटॉन पंप किए जाएंगे और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन पंप किए जाते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब NADH से इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से एंटर करेगा तो हमारा टोटल 10 प्रोटॉन पंप किए जाएंगे। वहीं अगर FADH2 से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है सिस्टम में तो टोटल 6 प्रोटॉन पंप किए जाएंगे, क्योंकि जो ये पहले सिस्टम जो 4 पंप करता था ये हमारा नहीं होगा। तो रिडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल O2 इन 2H2O रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वाटर में बदलने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। 10 ETS एस्टेब्लिश ए ग्रेडियंट ऑफ 20 प्रोटॉन। इस तरह से इसे कितने प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाना होगा? 20 प्रोटॉन का। ठीक है, अब एक चीज ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है पूरे इसमें किस तरह से रहा है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट होता है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है और ये कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन लेता है NAD+ से NADH से और कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में। इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसको एक्सेप्ट करेगा हमारा FMN से इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाएंगे FES के पास में। FES से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यूबिक्विनोन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन लेता है FADH2 से और ये कन्वर्ट हो जाता है FAD में, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको एक्सेप्ट करेगा हमारा FAD। और ये जो है इसका इंटरनली पार्ट होता है, तो ये ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि FAD अंदर ही है और इलेक्ट्रॉन निकल गए और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा हमारा कौन? FES भी इलेक्ट्रॉन दे देता है यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन देता है, ये जाएगा पहले साइटोक्रोम B के पास में, साइटोक्रोम B से FES में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और FES से चला जाता है साइटोक्रोम C1 में। साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है कॉम्प्लेक्स 4th में, ये चला जाएगा हमारा CuA के पास जाएगा, CuA से फिर जाता है साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A के बाद CuB के पास जाता है, CuB से जो है इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम A3 के पास, और साइटोक्रोम A3 से जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए गए हैं वो फाइनली चला जाता है किसके पास में? ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इन एरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इन एरोबिक कंडीशन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज O2 ड्राइव्ड एक्सटर्नली, हेंस प्रोसेस कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो O2 जो है वो बाहर से आता है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ETS एंड देन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स एंड कन्वर्ट इनटू वाटर। जो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन करेगा एक्सेप्ट ETS से, और वाटर को जो प्रोटॉन है उसको मैट्रिक्स से, और कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाटर में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स बिकम एल्कलाइन। जो जब रेस्पिरेशन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, ये स्ट्रक्चर था, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इसका मैट्रिक्स है और ये IMS है। मैट्रिक्स से प्रोटॉन पंप किए जा रहे थे IMS में, तो मैट्रिक्स जो है इसका pH बढ़ रहा है तो ये एल्कलाइन होगा, और जो हमारा IMS और जो कहें इसके बाहर जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और ये हाईली पोरस सेल होती है, तो जो बाहर जो IMS
ये IMS है और साइटोप्लाज्म, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये एसिडिक हो जाते हैं और जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो हमारा एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनिबिटर्स की कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम इनिबिटर से ट्रीट करा दें। तो विच कंपोनेंट ऑफ ETS आर इन रिड्यूस्ड स्टेट एंड विच कंपोनेंट आर ऑक्सीडाइज स्टेट व्हेन ETS इज एक्सपोज टू एंटीमाइसिन। तो जो एंटीमाइसिन से हमने क्या किया कि सेल को ट्रीट कर दिया है तो क्या इफेक्ट आएगा। तो एंटीमाइसिन जो ए होता है ये हमारा ब्लॉक करता है साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 के बीच में, यानी कि हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, थर्ड। तो इसके आगे इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा पाएंगे, तो इधर ऑक्सीडाइज रहेगा सिस्टम, और पीछे इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो पीछे का सिस्टम पूरा कैसा रहेगा, रिड्यूस्ड रहेगा। तो वही लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट यूबिक्यूनॉन एंड साइटोक्रोम बी एग्जिस्ट इन रिड्यूस्ड स्टेट। ठीक है, साइटोक्रोम बी मतलब यहाँ तक की, एंड साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 एग्जिस्ट इन ऑक्सीडाइज स्टेट। वहीं दूसरी कंडीशन है व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन ए रेस्पिरेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सपोज्ड बाय साइनाइड। अगर हम साइनाइड से ट्रीट करते हैं तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है, यानी कि ये वाला जहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जा रहे थे ऑक्सीजन के पास, ये यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। तो जब यहाँ पर ये ब्लॉक कर देगा साइनाइड तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे, तो ऑक्सीजन जो है हमारा ऑक्सीडाइज स्टेट में रहेगा, इसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है ये हमारा रिड्यूस्ड स्टेट में रहेगा। तो ऑल कंपोनेंट ऑफ ETS एग्जिस्ट इन रिड्यूस्ड स्टेट। वहीं अगर हम रोटेनॉन से ट्रीट करा दें तो रोटेनॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद रोक देगा, तो यूबिक्यूनॉन के आगे का जो है यूबिक्यूनॉन से लेकर के पूरा साइटोक्रोम A3 तक ये ऑक्सीडाइज रहेगा, और केवल जो NADH वाला जो है वो इसका रिड्यूस्ड रहेगा। तो ये हमने देखा कि क्या होगा कि अगर हम उसको इनिबिटर से ट्रीट करा दें तो कौन ऑक्सीडाइज रहेगा, कौन रिड्यूस्ड रहेगा, ये चीज़ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनिबिटर के बारे में। तो रोटेनॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनिबिट कर रहा है, मेलोनेट हमने पीछे डिस्कस किया, उसके साथ साथ 3-NPA कार्बोक्सिन TTFA ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेकेंड के इनिबिटर हैं। उसके बाद में जो एंटीमाइसिन ए है ये हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड का इनिबिटर है। उसके साथ साथ ही क्या होता है कि जो साइनाइड और एजाइड और KCN ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4 को इनिबिट करते हैं। अभी ये जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा है ATP सिंथेस का, इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो ये AOX दिया गया ये होता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, ये प्लांट के केस में डिस्कस किया जाता है, तो उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये इसके हो गए इनिबिटर, मेनली रोटेनॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनिबिट करता है, कार्बोक्सिन TTFA 3-NPA मेलोनेट ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड को, एंटीमाइसिन ए जो है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड को, KCN और सोडियम एजाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 को इनिबिट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया, सेवरल एजेंट सिलेक्टिवली ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन ETS एंड दे आल्सो ब्लॉक द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल बाय TCA साइकिल एंड ATP सिंथेसिस बाय ATP सिंथेस। जब अगर हम ETS को इनिबिट करा देंगे तो यहाँ पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो चुका है, तो इसके पीछे का सिस्टम भी अपने आप यानी कि ग्लाइकोलिसिस TCA ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब पीछे का बंद हो गया तो जो ATP सिंथेसिस को प्रोटॉन चाहिए ATP सिंथेसिस करने के लिए, जब प्रोटॉन पंप नहीं कर पाएंगे सिस्टम बंद होने की वजह से, तो ATP सिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, जो हमने पीछे इनिबिटर डिस्कस किए वो यहाँ पर भी दिया गया है। साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारा इनिबिट करते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यानी कि कॉम्प्लेक्स 4 को। मायोथिजोल रोटेनॉन एमाइटल ये हमारा इनिबिट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम FES सेंटर टू यूबिक्यूनॉन यानी कि फर्स्ट वाले को। ठीक है, एमाइटल पिरिसिडिन यूबिक्यूनॉन को रोक रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को। ठीक है, ओलिगोमाइसिन F0 कंपोनेंट को और बेंटोरिसिडिन F0 कंपोनेंट को। DCCD ब्लॉक प्रोटॉन फ्लो थ्रू F0 कंपोनेंट। FCCP DNP ये हाइड्रोफोबिक प्रोटॉन कैरियर होते हैं, यानी कि आयनोफोर्स अभी हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर में, वहां पर बताएंगे कैसे ये काम करते हैं। वेनिकोमाइसिन पोटेशियम का आयनोफोर है, ये अनकपलिंग करेगा। उसके साथ साथ में अट्रैक्टेलोसाइडेज जो है वो ATP ADP जो इनिबिटर एक्सचेंजर होता है उसको इनिबिट करता है। तो ये सारे इनिबिटर हैं, अभी इसको हम ब्रीफली समझ लिया है, इसको अभी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के पूरे लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन TCA साइकिल से निकलने वाले ग्लाइकोलिसिस से या बीटा ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो उनको कैसे ETS में फ्लो किया जा रहा है, उससे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाया जा रहा है, जिसको यूज करके हम बाद में ATP बनाएंगे। अभी ATP सिंथेस वाला जो स्टेप है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप आकर के मैसेज करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें,
चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। धन्यवाद।